नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें एक सीरीज़ चल रही है, एक और वार्तालाप। तो आइए बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के मेहमान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, इनका नाम है संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक रंगकर्मी हैं जो पिछले 2 दशक से दिल्ली में थिएटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वह सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं। लॉकडाउन में उन्होंने बहुत गरीबों की और बहुत ज़रूरतमंदों की मदद की है, जिसके लिए उन्हें कई बार बहुत बड़े बड़े सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। वह समाज के एक सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत ही उच्च विचारों के साथ और अपने एक बहुत अच्छे और एक बहुत ही उन्नत व्यक्तित्व के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, संजय शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं संजय शर्मा जी। डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन है दिल्ली की एक, जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और एक जाने माने एक्टर हैं और एक बहुत ही सहज व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार संजय जी। नमस्कार ब्रजेश जी, आपको और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। संजय जी, यहाँ पर मैं आपसे हम अपनी बातचीत शुरुआत करेंगे। तो अपनी बातचीत की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि आप सबसे पहले तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका बचपन कैसे रहा, कैसे बीता, और आपको ये एक्टिंग का रुझान कहाँ से हुआ, अभिनय का रुझान कहाँ से हुआ? जी 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 देखिए, बचपन की जहाँ तक बात है तो मेरे जहन में एकदम मीठी यादें आती हैं चांदनी चौक से। हमारा पुश्तैनी मकान चांदनी चौक में है और वहीं हम क्या, हमारे बाप दादा वहीं पैदा हुए और वहीं हम बड़े हुए। पढ़ाई लिखाई, हमारी स्कूलिंग कॉलेजिंग वहीं से शुरुआत हुई। और उसके बाद हम तकरीबन, अब जब हमने मालीवाड़ा चांदनी चौक छोड़ा तब से हम यहाँ पे हैं दिलशाद गार्डन में। तब से आप यहाँ पर? जी तो जी ये जी अभिनय का शौक आपको कैसे लगा? ये अभिनय का शौक कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपको रुझान हुआ अभिनय का? जी 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 देखिए, ऐसा है कि बचपन में हर घर में ऐसा ही होता है लगभग। मैं ये नहीं कहता हर जगह होता है, हर बच्चे के साथ होता है। या तो वो फिल्मों का शौकीन होता है या क्रिकेट का शौकीन होता है। तो मुझे फिल्में देखने का शौक़ था और फिल्में देखते हुए लगता था कि हमें भी स्क्रीन पे होना चाहिए। जिस तरह से वो एक्टर अपने अभिनय की क्षमता रखता है तो मुझ में भी ज़रूर है। तो ये एक, आप कह लीजिए, वो प्रेरणा स्रोत वो फिल्में बनी जो फिल्में हमने देखी उस ज़माने में जो फिल्में देखी। जी जी जी। तो कैसी, मतलब कौन आपको, मतलब बचपन में अगर जब आप फिल्में देखते थे किस हीरो की फिल्में देख के आपको ज़्यादा वो होता था? मतलब देखिए साहब, मतलब देखिए मतलब उस बचपन में तो देखिए हमें हर फिल्म अच्छी लगती थी जिसमें वायलेंस हो, मारपीट हो। बस हम पूछते थे कि साहब इस फिल्म में ढीशुम है या नहीं। हाँ, तो हीरो वीरो हमें उस समय बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था। एक बड़ा स्क्रीन समझ में आता था, लार्जर देन लाइफ जो प्रेजेंटेशन होती थी फिल्मों की, वो हमें इंस्पायर करती थी। हाँ, वैसे धीरे धीरे जब हम टीन एज में पहुँचे तो उस एज में हम थोड़ा मैच्योर हो गए। टीन एज में मैं थोड़ा मैच्योर हो गया और मुझे लगा कि एक्टिंग ये एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि साहब जो चाहे वो कर ले, जो कुछ नहीं कर सका वो एक्टिंग कर सकता है। ये गलत धारणा है। तो मेरे जहन में मुझे लगा कि साहब एक्टिंग बहुत गंभीर विषय है और मैंने उसको गंभीरता से लेना शुरू किया। तो मुझे जब लगा, महसूस हुआ, तो उसमें मैंने मेरे फ्रेम में मेरे आइडियल जो नज़र आए वो संजीव कुमार साहब थे। संजीव कुमार साहब को देखते हुए लगता था कि साहब ये अभिनय नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सहज सरल और बड़े मैं कहूँगा ईजी वे में करते हुए आ रहे थे। तो संजीव कुमार जैसे कलाकार
मेरी मतलब मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। अच्छा, संजीव कुमार जी आपके प्रेरणा स्रोत रहे वो? लेकिन वो शुरुआत में थे। शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे हमने पुरानी फिल्में देखी तो मुझे ये महसूस हुआ कि साहब ये अथाह सागर है अभिनय का। जैसे बलराज साहनी साहब, मोतीलाल जी, और ऐसे बहुत से नाम हैं जिस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से नाम हैं जो वाकई उस मकाम तक पहुँचे जहाँ हम सोच भी नहीं सकते अभी अपनी अभिनय क्षमता से वो लोग। बिल्कुल सही। आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया वो वाकई उन्होंने एक मील का पत्थर मतलब अपने अभिनय से अपना एक स्टैंडर्ड सेट करा जी बॉलीवुड के अंदर या मतलब जो बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, चाहे बलराज साहनी हो, चाहे मोतीलाल जी हो, चाहे संजीव कुमार जी हो। तो ये तो बात हो गई आपके बचपन की, जब आपको बचपन में मतलब फिल्में देखने का शौक हुआ तो वहाँ से आपको अभिनय का जी एक रुझान आपका हो गया। तो फिर उसके बाद ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? क्योंकि जब हम टीन एज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उसके बाद तो फिर एक दूसरी लाइफ होती है ना, प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है। घर वाले बोलते हैं कि भाई अब जो स्कूल कॉलेज में कर लिया वो तो ठीक है, पर अब आगे कुछ करो। जी तो बिल्कुल। वो चीज़ आपकी फिर आगे कैसे बढ़ी? हाँ, देखिए इस जो रुझान जो बना मेरा थिएटर की तरफ, वो कॉलेज में बन गया था। कॉलेज में हम लोग थिएटर करते थे और वो रुझान बाद में प्रोफेशन हो जाएगा मेरा, मुझे उम्मीद नहीं थी। और जहाँ तक सवाल है कि सोर्स ऑफ इनकम का, वो तो खैर एक अलग विषय है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरे फैमिली ने, मेरे फादर ने मुझे कभी भी इस बात पे जोर नहीं दिया कि आपको जैसे मेरे फादर वकील रहे और उनकी बड़ी ही वॉज रिनाउंड लॉयर ऑफ द दिल्ली, तो उन्होंने मुझे कभी जोर नहीं दिया कि नहीं आपको लॉ ही करना है, आपको वकील ही बनना है। जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप काम करें, उस क्षेत्र में काम करें, ये लिबर्टी मुझे अगर मैं मिली। ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि आपके फादर का, आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट था आपको, पूरा सपोर्ट रहा। जी 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 जी। लेकिन ये अलग बात है, देखिए साहब, कि मैं स्टार नहीं हूँ, मैं स्टार नहीं बन पाया, मैं बॉम्बे नहीं जा पाया, ये अलग विषय है। लेकिन हाँ, मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जब आपने ठान लिया कि मैं अब अभिनय करूँगा, तो फिर आपका पहला नाटक कौन सा था, या पहले किस ग्रुप के साथ आप जुड़े जिनके साथ फिर आपने नाटक कर या थिएटर करना स्टार्ट करा? जी जी। दरअसल मुझे पहला और दूसरा तो याद नहीं आ रहा है किस तरह से शुरुआत हुई मेरी। हाँ, कुछ मित्र थे, उन्होंने मुझे मंडी हाउस बुलाया और किसी एक अब्बास साहब थे, उनसे मेरा परिचय करवाया। उनके ग्रुप में मैं शामिल हो गया और कई नाटक किए। लेकिन मेनली मेरा जो थिएटर का पीरियड रहा, वो समय रहा, वो था आमिर रज़ा हुसैन साहब, जो कि काफ़ी मशहूर डायरेक्टर रहे हैं थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहा जाए। आमिर रज़ा हुसैन पद्मश्री अवॉर्डेड हैं। तो उनके साथ मैं तकरीबन मैंने 2-3 प्लेस किए हैं। 1947 कुछ इस तरह का नाम था उनका, जो कि 6 महीने लगातार चला और हमने लगातार वो काम किया। 6 महीने और फिर साल भर, लगभग लगा लीजिए 1.5 साल लगातार हमने उनके साथ काम किया। अच्छा, 1.5 साल आपने उनके साथ काम थिएटर मतलब किया। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि मतलब एक ही शो, एक जो आपने नाटक कर लिया उसके फिर अलग अलग जगह शोज होते रहते थे हर 2 महीने में? नहीं साहब, नहीं, वो थिएटर करते थे लगातार 6 महीने तक एक ही जगह शो। हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास है कोई जगह, तो वो बुकिंग कर ली जाती थी, उन्होंने बुकिंग कर रखी थी। वो 6 महीने उस मैदान में ही उन्होंने अपना मूविंग ऑडिटोरियम बना रखा था, कि जैसे स्टेज को मतलब कि स्टेज नहीं चलता था, लेकिन ऑडियंस को चलाया जाता था। ऑडियंस बैठी हुई है, उसका रिवॉल्विंग ऑडियंस होती थी, रिवॉल्विंग ऑडिटोरियम। और जहाँ जहाँ 3-4 जैसे स्टेजेस लगे हुए हैं, और जैसे ही वो सीन दूसरे स्टेज पे होता था तो ऑडियंस रिवॉल्व हो जाती थी। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा। एक पहले ऐसा मैंने नहीं देखा था पहले। अच्छा, ये तो बात आपकी होगी कि थिएटर आपका फिर शुरू होगा, आप अभिनय करने लगे। अभिनय जी में आपका जी अभिनय का सफ़र आपका स्टार्ट हो चुका था। हाँ जी। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी तो पहले आपने मुझे बताया था कि आप डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं।
तो मैंने डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन का नाम सुना तो है कई बार पहले, पर मैं इसके बारे में आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये क्या है, मतलब ये क्या काम करती है। मतलब थिएटर आर्टिस्ट के हकों के लिए लड़ती है, मैंने इतना सुना है, पर ये मतलब एक्चुअल है क्या चीज़, ये आप हमें बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर ज़रूर ब्रजेश जी। मैं दरअसल इसकी वजह ये है कि थिएटर तो हम कर ही रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली में हम दरअसल थोड़ा बहुत मीडिया है, बॉम्बे की तरह तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियल बनते हैं और उस लेवल पे बनते हैं कि साहब जैसे बॉम्बे में बनते हैं, आप सब जानते हैं कमर्शियल। यहाँ दूरदर्शन है, था, अब तो बहुत कम हो गया है, पहले दूरदर्शन ही था, और फिर बहुत प्रोडक्शन हाउसेस ना भी होते हुए फिर भी प्रोडक्शन हो रही थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने में जो सीरियल यहाँ बना करते थे, हिंदी उर्दू सीरियल्स, उसमें हुआ ये, डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन की शुरुआत क्यों और कैसे हुई मैं वो बता रहा हूँ कि हमारे जो आर्टिस्ट मित्र थे उनके साथ बड़ा अन्याय होता था, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ करती थी। अब प्रोड्यूसर ने उनको रोल तो दे दिया और ये कह के देते थे हम आपको देखिए चांस दे रहे हैं। अब चांस दे रहे हैं तो यानी कि वो एक अंडरलाइन कर दिया कि चांस दे रहे हैं, पेमेंट नहीं मिलेगी। अब आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादातर, मैं समझता हूँ कि उसकी जेब ठंडी ही रहती है हमेशा। अब ऐसे में बेचारा वो आर्टिस्ट भी बनना चाहता है, अपना घर भी चलाना चाहता है, तो वहाँ उसको बड़ी मुश्किलें पेश आती थी आर्टिस्ट को। तो ऐसे में कई बार आर्टिस्ट कंप्रोमाइज़ तो करता था लेकिन रोते हुए करता था, मजबूरी में करता था। तो वहाँ हमें एक बार, हाँ, उसको यहाँ ये बताना ज़रूरी है, लेकिन मैंने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किए। मुझे जब भी मौका मिला मैंने उनसे कहा कि साहब हमारा ये प्रोफेशन है और हम काम के बदले में दाम ज़रूर लेंगे साहब। तो ऐसा एक बार ये हुआ कि हमें काम के लिए पेमेंट नहीं मिली। अच्छा। तो मैंने उस बात को बड़ा सीरियसली लिया और मैंने अपनी पेमेंट बाय हुक और बाय क्रुक उनसे निकाली। अब ये आप इसको बेशक किसी को अच्छा ना लगे सुनकर, लेकिन जब ये हमारे मित्रों को पता चला कि भाई संजय शर्मा ने इस तरह से पेमेंट निकाली है, और तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया तुम्हारा, अगर तुम इस तरह से करोगे तो प्रोड्यूसर तुम्हें कोई काम नहीं देगा, कोई तुम्हें डायरेक्टर मौका नहीं देगा। मैंने कहा भैया अब काम मिले ना मिले, काम देना उसके हाथ में है, लेकिन पेमेंट निकालना मेरा काम है, वो मैं करूँगा। तो वो बड़े इम्प्रेस्ड हुए हमारे मित्रगण, बोले साहब ऐसा है, हमारे साथ भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो हम, हाँ, तो आप हमारे लिए भी लड़ो। मैंने कहा मैं लड़ूँ, वो तो ठीक है, समझ में आता है दोस्तों के लिए लड़ाई की जा सकती है, लेकिन अकेले इंडिविजुअल लेवल पे कैसे करूँगा मैं। खैर शुरुआत में हमने किया भी। फिर इसी वजह से फिर कुछ दोस्तों ने मुझे सजेशन दिया कि आप एक एसोसिएशन बनाएं जिसमें आर्टिस्टों की एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ वेलफेयर एसोसिएशन बनाएं। वहाँ से डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन की शुरुआत हुई। अच्छा, इसकी शुरुआत आप ही लोगों ने करी है? हाँ बिल्कुल, हमने की है। अच्छा, इसकी शुरुआत आप ही लोगों ने करी है। फिर आपका ये कौन सा सन रहा होगा जिस सन में आपने इसको बनाया? ये सन तो खैर देखिए, कोशिश तो हमने शुरू कर दी थी 2008 या 9 में, लेकिन हमने इसको रजिस्टर ये हो पाई 2014 में। 2014? हाँ, काम तो हमने शुरू कर दिया था 2008-9 में, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हुआ हमारी एसोसिएशन का वो 2014 में हुआ। वैसे तो हम देखिए, वैसे इंडिविजुअल लेवल पर हम सोशल वर्क भी करते आ रहे थे 20-25 सालों से, वो तो एक व्यक्तिगत मामला था, लेकिन हमने उसको जो अमली जामा पहनाया वो हमने 2008 या 9 से हमने शुरू कर दिया था सोशल वर्क। हाँ, और उसी, अब क्योंकि 2014 में हमारी एसोसिएशन बनी, तो हमने उस एसोसिएशन में सिर्फ आर्टिस्टों को ध्यान में रख के काम नहीं किया, हमने समाज के हर वर्ग, हर समुदाय को ध्यान में रख के, हर वंचित व्यक्ति को ध्यान में रख के काम शुरू किया है।
जिसकी भी अगेंस्ट जिसको भी एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, उसके लिए किसी आप भी आवाज़ तरह उठाते के, बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत कोशिशें की हैं और वो कामयाब भी हुई हैं, कभी नाकामयाब भी हुई हैं। और जो हमारी क्षमता अनुसार हम समाज में हम क्या दे सकते हैं वो भी हमने किया है, चाहे वो बहुत निम्न स्तर पे हो। देखिए, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि भाई हम हर व्यक्ति का दुख कम कर देंगे, दुख ख़त्म कर देंगे, लेकिन प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। एक इंसानी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल कि प्रयास करने से ही प्रयास करते हैं। सफलता मिलती है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा यहाँ पे, कि जब आप थिएटर कर रहे थे और आपने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी, तो जनरली मतलब जो भी दिल्ली में करे या बाहर करे, कहीं पर भी थिएटर करे, उसका मेन मकसद जो होता है या उसका एम जो होता है वो तो होता है बॉम्बे जाना, जी जी मुंबई जाना। तो मुंबई जाके अपने आप को बड़े पर्दे पर एस्टेब्लिश करे, क्योंकि वो उस बड़े पर्दे से ही उसे प्रेरणा मिली होती है। आप तो सही कहीं ना कह कहीं रहे उसके जहन में ये बात होती है। तो आप कभी बॉम्बे गए, या फिर आपका कैसा अनुभव रहा, अगर कभी बॉम्बे जाने का आपने सोचा या नहीं नहीं गए? नहीं, ख्वाहिश, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ख्वाहिश तो बहुत थी मुंबई जाने की, क्योंकि देखिए एक्टर का असली जो मकसद है वो ज़ाहिर है अपने जो भी उसकी जितना भी अभिनय उसकी क्षमता है वो दिखाना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और वो ख्वाहिश वहीं हो सकती है पूरी बम्बई जैसी जगह पे। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा ईश्वर की स्क्रिप्ट में वो मौजूद नहीं था कि इस कैरेक्टर को बॉम्बे में लाया जाए, तो ईश्वर की मर्जी थी, हम नहीं जा पाए। वहाँ हमारी जो सीमाएं रहीं दिल्ली और दिल्ली के आसपास नहीं, वैसे तो मैं कश्मीर तक गया हूँ या नॉर्थ ईस्ट में भी गए हैं, पूरा हिंदुस्तान देखा है हमने शूटिंग के सिलसिले में, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं हो पाया उस तरह का एक्सपोजर। अच्छा, वो मतलब आप फिर बॉम्बे नहीं, आपका जाना नहीं हो पाया? बॉम्बे में गया हूँ लेकिन इस पर्पस से नहीं जा पाया, स्ट्रगल कभी नहीं की बॉम्बे जाकर। तो ये मतलब आपका फिर आप दिल्ली में ही आपने आपका हाँ, फिर देखिए, फिर जब ईश्वर ने हमें, मैं ईश्वर का जो मकसद था मैं समझ गया, उसके इशारे को समझ जाना चाहिए, तो हमने भी सरेंडर कर दिया ईश्वर के सामने। तो हमने फिर दिल्ली में ही अपना कार्य क्षेत्र रखा। ये और बात है कि सामाजिक कार्य अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि आप इसमें ज़्यादा रुझान या रुचि रखते हैं, तो उस तरह से काम भी आपको वैसे ही मिलते हैं, तो उसमें ज़्यादा व्यस्तता हो गई। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपसे, मेरा ये अगला सवाल यही होने वाला था कि आप सोशल वर्क भी करते हैं जी। तो वो सोशल वर्क क्या, मतलब किस टाइप का सोशल वर्क करते हैं, और किसके कोई आपने उसके लिए भी कोई अलग से संस्था बनाई हुई है, या ये डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन जो इसी के अंडर में आप करते हैं? देखिए, वैसे मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, और वो भी हमारी ही संस्थाएं हैं, चाहे वो डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन है, इंडो आर्ट फाउंडेशन है। तो हमने इसके तहत जैसे तकरीबन इस समय हम 100 से 150 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया हुआ है शुरू, और ग्रीन रेवोल्यूशन को भी हमने मद्देनज़र रखते हुए पेड़ लगाओ जैसी योजनाएं हम चलाते हैं, गर्म कपड़ों का वितरण हर वर्ष करते हैं, कंबल बांटने का काम हम हर वर्ष करते हैं। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं छोटी छोटी हम अपनी क्षमता अनुसार समाज करते के हैं। हित में आप काम करते हैं? समाज के हित में जो भी कार्य होते हैं उसमें हम प्रयास करते हैं, मतलब प्रयास ही कह सकता हूँ मैं। हाँ, वो उस समंदर में एक बूंद की तरह है हमारा प्रयास। हम बड़े काम कहते हैं भाई मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े स्तर पे लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह सकता मैं तो बस प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब आप एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग जो आपने एक्टिंग का करियर आपका जो रहा है, उसमें आपकी कुछ अचीवमेंट्स भी रही होंगी, अगर वो कोई अचीवमेंट्स आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? नहीं, अचीवमेंट्स तो देखिए मैं इतना ही कहूँगा, मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचा हूँ कि जहाँ मैं ये कह सकूँगा अचीवमेंट मेरा ये है। अचीवमेंट सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमने प्रयास किया, मेरी समझ में तो ये है। फिर भी मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला, मुझे अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का साथ मिला, मुझे अच्छे मित्र मिले,
यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। शुरुआत में हमने जैसे मैंने आपको बताया आमिर रज़ा हुसैन साहब, मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ मैंने बड़े लंबे अरसे तक काम किया उनकी डायरेक्शन में, एज एन एक्टर, एज ए लीड रोल मैंने किया। मुज़फ़्फ़र अली का नाम आप सभी जानते हैं, उमराव जान के नाम से आप सभी समझ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा ये मेरा बहुत अच्छा अचीवमेंट था कि मुझे ऐसा मौका मिला। मुज़फ़्फ़र अली साहब अच्छे डायरेक्टर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं उनकी फिल्म, उनका काम देखकर, लेकिन वो अच्छे इंसान हैं ये मुझे उनसे साथ काम करने के बाद ही पता चला। अर्थात जिस तरह से उन्होंने मेरे हर शॉट पर मुझे अप्रिसिएशन दिया, मुझे अप्लॉज दिया, ताली बजा बजा के मेरे शॉट पर, तो मैं ये समझता हूँ एक एक्टर के लिए इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ा पेमेंट कोई नहीं हो सकती। हाँ, तो लेकिन ऐसे पारखी लोग, ऐसे ज़हीन लोग दिल्ली में बहुत कम हैं। मतलब ये कमी मुझे महसूस होती है कि ऐसे लोग नहीं हैं। अगर ऐसे लोग दिल्ली में होते तो दिल्ली के कलाकारों को बॉम्बे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं ये टीस है मन में, हाँ, कि जिस लेवल पे बॉम्बे में फिल्म या थिएटर या टीवी का जो स्टैंडर्ड है वो अभी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, उतना कमर्शलाइज भी नहीं है, जिससे नहीं, कि नहीं। लोगों को अपना ये शहर छोड़ के दूसरे शहर ना जाना पड़े, उसको वहीं काम मिल जाए। देखिए ये आपकी इस बात पे मैं एक बात कहूँगा कि मैं दिल्ली में, देखिए मैं कोई मोहर नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कहना बिल्कुल सही होगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, नज़रिए से कह रहा हूँ। दिल्ली में सिर्फ छापने वाली बात है काम को। बॉम्बे में हर चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। आप देखिए, फिल्में देखिए। हम प्रभावित हुए फिल्मों से, कौन सी फिल्मों से? बिमल रॉय की फिल्मों से, गुरुदत्त जी की फिल्मों से, राज कपूर साहब की फिल्मों से। जो वो काम करते थे, चाहे उनका सब्जेक्ट ले लीजिए और चाहे वे ऑफ फंक्शनिंग, वर्किंग कह लीजिए, प्रेजेंटेशन कह लीजिए, वो तो हम सोच भी नहीं सकते दिल्ली में मिल पाएगा हमें। तो हमारा जो दुर्भाग्य कह लीजिए कि ये रहा कि हम दिल्ली तक रहे, हमें वो लोग नहीं मिल पाए जो काम की समझ रखते हैं। डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, या इस विधा से कोई भी जुड़ा काम ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो ये तो आपकी एक्टिंग और उसकी बात हो गई, फिल्मों की, एक्टिंग की, सोसाइटी, जो आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उसकी बात होगी। पर यहाँ पर से मैं आपसे थोड़ा सा पीछे का एक छोटा सा सवाल मेरे मन में है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आप जब दिल्ली में थे, और दिल्ली में ही एनएसडी भी है, तो आपने एनएसडी ट्राई नहीं करा कभी? दिल्ली में था, दिल्ली में हूँ, अभी भी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल है एनएसडी का, एनएसडी देखिए बहुत बड़ा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब देखिए, मैं तो जो मेरे मन में है मैं वो कहूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही है, वो भी आपके नज़रिए से हो सकता है गलत हो, ये मेरा नज़रिया है। एक एक्टर के लिए कोई भी स्कूल ज़रूरी नहीं है। एक्टर इज़ बॉर्न, जो आपके अंदर है आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। एक्टिंग चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके अंदर पैदा हो जाएगी, आपके अंदर वो होती है। वो जो क्षमता है, अभिनय क्षमता आपके अंदर कुदरती मिलती है, वो पैदा नहीं की जा सकती, इंजेक्ट नहीं की जा सकती, उसको पॉलिश किया जा सकता है। जो आप हैं, जो आपके पास है, उसको तराशा जा सकता है। इसीलिए मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे स्कूलों को ज्वाइन करने का कभी भी विचार नहीं आया। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, एनएसडी हर साल मेरे ख्याल से 26 लोगों को पास आउट करती है। और कितने साल हो गए, 40-45 साल तो मेरे ख्याल से एनएसडी को हो गए हैं। हम आज भी उंगली पे गिन सकते हैं कि कितने लोग कामयाब हुए हैं फिल्मों में। और साहब देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि एक्टिंग कोई इंजेक्ट नहीं की जा सकती, तो यहाँ मैं बिल्कुल कहूँगा, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे ओमपुरी साहब हो, ये लोग वो हैं
जिनके अंदर था, बाहर से नहीं डाला गया। बिल्कुल सही, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात से मैं सहमत हो सकता हूँ, बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स में ये कमी है आज के, ख़ास तौर से आज के, कि वो बाहर वो एक फ्रेम में देखते हैं कि एनएसडी है, एनएसडी के पास ये एनएसडी को ही अप्रोच किया जाए एक्टर के लिए। वो ये समझते हैं कि एनएसडी के अलावा और एक्टर कहीं मिलेंगे नहीं। तो ये एक जो माइंड फ्रेम जो उन्होंने बना रखा है वो गलत है। और एक अच्छी बात हम जो मैं कहना चाहता था वो ये कि एनएसडी की छाप है, ठप्पा लग गया ना तो वो उसको प्लेटफॉर्म दे देगा, प्रोड्यूसर इसीलिए उसके पास भागता है एनएसडी के लिए, ये वजह है। बाकी मैं नहीं समझता एक्टिंग के लिए, मैंने इसीलिए वजह से अप्रोच नहीं किया कभी एनएसडी को। तो संजय जी, हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि क्या जो आने वाले युवा लोग हैं जो अब थिएटर में आ रहे हैं या फिल्मों में आना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमें संदेश देना भी चाहिए अनुभव के आधार पे। हालांकि मैं इस काबिल नहीं कि मैं किसी को समझा सकूँ, कह सकूँ। सबसे पहली बात ये कि हमें सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी देखकर, शीशे देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक्टर बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, पहली चीज़ तो है ही किस्मत आपकी, लेकिन अपने आप को परखना सीखिए। हम ये अगर समझ जाएं कि हमारे अंदर क्षमता है और वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, दूसरा डिसाइड करे ना करे, सही से करे ना करे, अगर हमारे अंदर क्षमता है तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं। अगर क्षमता है तो और समझते हैं कि हाँ मुझ में ये कमी है और वो कमी इस तरीके से उस तरीके से पूरी की जा सकती है इजीली, तो आप करें, ज़रूर जाए। हर एक की किस्मत ज़रूरी नहीं है कि एक नाकामयाब हो गया तो दूसरा भी नाकामयाबी रहेगा। हर एक की तकदीर अलग है, हर एक की कोशिश अलग है। कोशिश ज़रूर करें, जो अगर आपका पोटेंशियल है कोशिश करें। तो ये थे संजय शर्मा जी, जिनसे हमने आज बातचीत करी, जिनको अपने एक और वार्तालाप में जिन्हें आज मेहमान बनाकर हम लाए, और उनसे हमने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत तीखे सवाल भी पूछे। उन्होंने सारे सवालों के बड़े ईमानदारी से जवाब दिए, बड़े सच्चे जवाब दिए। तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में आए। उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू संजय जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगा, व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम संजय जी जैसे अनुभवी कलाकारों को अपने इस प्रोग्राम में ला सकें और उनके एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करवा सकें और आप लोगों को उस चीज़ से आप सीख सकें। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।